हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञान एकेडमी। मैं हूं अभिनव शर्मा और मैं आज आपके लिए महिला सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक का जो आज एग्जाम था उसका मैथमेटिक्स पार्ट पेपर का मैथमेटिक्स पोर्शन आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। जैसा कि रिव्यूज हमारे पास मिले हैं कुछ रिव्यूज, तो उसमें ये देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स वाला पोर्शन सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, पर क्वेश्चन का लेवल मीडियम लेवल का था, ना बहुत ज़्यादा कठिन ना बहुत ज़्यादा इजी। पेपर मीडियम लेवल का आया था जो कि समय पे सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, अब हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि 4:9 12 x दिया हुआ हो तो x का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4:9 इज प्रोपोर्शनल टू 12:x। तो हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। हमारे को मालूम है कि अनुपात को हम इस प्रकार से लिखते हैं, समानुपात को इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रोपोर्शनल को वी कैन राइट इन दिस वे। सो सॉल्विंग फॉर x के लिए सॉल्व करने पर इनका तिर्यक गुणा होगा। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 12 into 9। x इज इक्वल टू, क्योंकि 4 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे x का मान हमारे को 9 या 27 प्राप्त हो जाएगा। ये है इसका सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। इफ एवरेज ऑफ 12 numbers is 15 and if 41 is added to the average of 12 numbers, then what will be the average of total 13 numbers। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनका कुल जोड़ निकालेंगे। तो औसत का फॉर्मूला हम जानते हैं, सारे अवलोकनों का जोड़ बटे अवलोकनों की संख्या। इंग्लिश में इसी को हम बोल सकते हैं फॉर्मूला को सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा औसत का फॉर्मूला है। अब हमारे को पहली स्थिति में कंडीशन 1 में क्या दिया हुआ है, एवरेज 12 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 15। तो हम एवरेज के स्थान पर 15 अगर रखते हैं तो ये सारे अवलोकनों का योग जो हो जाएगा वो उसको हम n मान लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को यदि हम n मानते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अवलोकनों की संख्या है 12, यहाँ पे 12 संख्याओं का दिया हुआ है, तो इसका उत्तर n का मान हमारे को 180 प्राप्त होगा। ये 180 12 संख्याओं का योग है। 12 संख्याओं का अगर योग किया जाए तो 180 प्राप्त होगा। अब सवाल ये बोलता है कि इस 180 में यदि कंडीशन 2 में इस 180 में 41 जोड़ने पर इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये हो गया 12 संख्याओं का योग और एक 41 उसमें और योग करने को कहा गया है, तो ये कुल हो जाती है 13 संख्याएं। तो अब हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या अवलोकनों का योग हो जाएगा 180 + 41 बटे कुल अवलोकन कितने हो जाएंगे 13। तो इसका औसत हमें प्राप्त हो जाएगा 221 बटे 13, ये हो जाएगा 17। तो इसका सही उत्तर होगा 17। तो इसका उत्तर 17 प्राप्त हुआ है। अब जो प्रश्न पत्र मेरे पास है वो है सेट सी। तो सेट सी में 87 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर होगा 17, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है। इंग्लिश में क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural numbers is m. If the next 3 natural numbers are also included, how much more than m will the average of these 8 numbers be? तो अब अगर लॉन्ग ट्रिक से मैं जाऊं तो पहली संख्या, पहला जो प्राकृतिक संख्या है उसको मैं n मान लेता हूं। तो n के बाद की संख्याएं क्या क्या होती जाएंगी। पहली संख्या n, दूसरी संख्या n+1, तीसरी संख्या n+2, चौथी संख्या n+3 और पांचवी संख्या n+4। और इनका योग हमें m दिया गया है, तो इनका जब हम योग करेंगे n+1, n+2, n+3 प्लस n+4 बराबर m, इनका योग या सम हमारे को दिया गया है ये। तो योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n 5 बार है तो 5n, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 इज 10। और ये औसत है तो बटे 5। अब यहां से 5 कॉमन आएगा तो 5n प्लस 2 बटे 5m, ये 5 5 कैंसल और m का मान हमारे पास आया n+2। ये पहला समीकरण। दूसरी स्थिति में हमें बोला जा रहा है कि यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो n+4 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या हम लेंगे तो n+5, n+6 और n+7। ये 3 संख्या को अब हमें योग में और जोड़ना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में ये 3 संख्याओं को और जोड़ना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हो जाएंगे 8। तो हमारे पास 5n+10 ये 5 ऑब्जर्वेशंस या 5 अवलोकनों का योग ऑलरेडी है हमारे पास। इसमें हम इन 3 अवलोकनों को और यदि जोड़ें तो क्या हो जाएगा, n+5 प्लस n+6 प्लस n+7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या अवलोकन की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो इनका जब योग करेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस n 6n, 6n प्लस n 7n और ये 8n प्लस 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21, 21 और 7 28 अपॉन 8। अब यहां से उभयनिष्ठ या कॉमन हम निकाल सकते हैं 4, तो यहां बच जाएगा 2n प्लस 7 बटे 8 और ये हो जाएगा 4 गुनी 8, तो 2n प्लस 7 बटे 2। और इसको और अगर सरल किया जाए तो 2 बाहर आएगा और ये n प्लस 3.5 अपॉन 2, तो 2 कट गया, n प्लस 3.5 ये हो गया 8 अवलोकनों का औसत। अब 5 अवलोकनों का औसत n प्लस 2 है और यहाँ पे n प्लस 3.5 आ रहा है, तो इसको मैं n प्लस 2 प्लस 1.5 लिख सकता हूं। और n प्लस 2 के स्थान पर हमें मालूम है कि m का मान n प्लस 2 आया था, तो इसके स्थान पर m लिख सकता हूं, तो m प्लस 1.5। तो m से कितना अधिक होगा, प्रश्न यही पूछ रहा है कि 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा, तो m से 1.5 अधिक होगा। और ये प्रश्न नंबर 88 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 89।
प्रश्न बोलता है यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस बाय 90% देन टेल बाय व्हाट परसेंट द यूज ऑफ ऑयल शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। तो सबसे पहले तो इसका हमारे को एक शॉर्टकट फॉर्मूला मालूम है जिसको हम बोल सकते हैं कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 इंटू प्राइस में जितना इंक्रीज हो रहा है अपॉन 100 प्लस पी प्रतिशत। ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इस प्रश्न को हल करने के लिए, जिसमें यहां पर परसेंटेज कंजम्पशन या खपत प्रतिशत को कितना कम किया जाए इसको निकालने के लिए 100 गुणित प्राइस में कितने परसेंट प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है बटे 100 प्लस प्राइस में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब इससे हम देख लेते हैं कि खपत प्रतिशत कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए, तो ये परसेंट सी, और 100 गुणित प्राइस में जितना इंक्रीज हो रहा है, मूल्य में जितना वृद्धि हो रही है उसको हम यहां पे लिख देंगे। तो 100 गुणित 90 बटे 100 प्लस 90, तो प्रतिशत सी बराबर ये हो जाएगा 9000 बटे 190। तो ये 0 कट गया और ये प्रतिशत सी बराबर 900 बटे 19। अब इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 900 बटे 19 ये जाएगा 4 बार 76, ये 4, ये 1, ये 140 और ये हो जाएगा 133 7। तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 19 47 और 7। तो इसका सही उत्तर होगा 47 सही 7 बटे 19। 47 7/19% की खपत को घटाना पड़ेगा, तब आपका कुल खर्च या कुल व्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इफ द कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाई 47 7/19%, then the total consumption expenditure remains same. So the correct answer will be ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 47 7 बटे 19। अगला प्रश्न है, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा उसे बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था? English में the question says A purchased an article and sold it to B at a loss of 20% and B sold it to C at a gain of 20%. C purchases the article for rupees 480. For what price in rupees A had purchased the article? चलिए अगर इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले यदि हम मूल्य को माना हुआ मूल्य ₹100 होगा। ए के पास जब वो वस्तु है तो उस वस्तु का मूल्य 100 रुपए है। अब ए बेचेगा बी को, तो ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है। तो ए ने बी को 20% की हानि पर बेचा, तो बी के खरीदने का मूल्य या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20% ऑफ 100 या 100 माइनस 100 का 20%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 20 बटे 100 गुणित 100, ये 100 कट गया तो 100 माइनस 20 बराबर 80। तो ये हमारा बी का क्रय मूल्य आया। अब बी फिर से सी को 20% के लाभ पर सी को बेच देता है उसी वस्तु को। तो अब हम इसमें
बी ने वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचा, तो हम 80 में 20% और बढ़ा देंगे, तो 80 प्लस 80 का 20%। तो ये कैसा लिख सकते हैं, 80 प्लस 80 गुणित 20%। तो अब ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो 80 प्लस 16 और ये 96। तो सी ने इस वस्तु को 96 रुपए में खरीदा। अब इसमें ये तो हमारा माना हुआ मूल्य था 100, इसमें वास्तविक मूल्य जिस मूल्य पर सी ने वस्तु को खरीदा वो दिया है 480। तो हम अब यहां पे माना गया मूल्य और वास्तविक मूल्यों को कंपेयर करेंगे। तो माना गया मूल्य हमारा 100 रुपए था और वास्तविक मूल्य हमारे को ज्ञात करना है। सी ने जिस मूल्य पर खरीदा है वो मूल्य हमारा कैलकुलेशन के थ्रू 96 आया और क्वेश्चन में 480 रुपए दिया गया है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो ये हमें 480 गुणित 100 बराबर 96 गुणित x, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर 480 गुणित 100 बटे 96, तो 48 दहाम 48 दूनी 2 पंचे, तो ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुणित 100, तो x बराबर 500। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हुआ, ₹500। ये था क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ₹500। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 जो बोलता है यदि P अनुपात Q अनुपात R 1:2:4 हो तब √5p² प्लस Q² प्लस R² किसके बराबर होगा या फिर इसका मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये जब भी किसी अनुपात को वास्तविक संख्या में बदला जाता है तो उसमें महत्तम समापवर्तक अगर प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो उसको हम अपने मन से कुछ मान कर उसमें गुणा करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वास्तविक रूप से P बराबर हो जाएगा x क्योंकि 1x है, Q बराबर हो जाएगा 2x और R बराबर हो जाएगा 4x। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक हमने मान लिया है कि x है। अब जब इसके लिए हल करेंगे तो √p के स्थान पर मैं p के स्थान पर p का मान रख देता हूं, p गुणित x का होल स्क्वायर प्लस q के स्थान पर q का मान 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x²। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें 5 4 9 और 25x² प्राप्त हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 5x। तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ, √5p² प्लस Q² प्लस R² का मान हमें प्राप्त होगा 5x। अब क्योंकि हम जानते हैं कि x का मान p है और चूंकि ऑप्शन में 5x जैसा कुछ भी नहीं है और x को हमने माना था तो हम x के स्थान पर p का मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5p। यही है सही उत्तर। तो प्रश्न नंबर 91 का सही उत्तर ऑप्शन सी 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये बोलता है A की आय का 5% B की आय के 15% के बराबर है तथा B की आय का 10% C की आय के 20% के बराबर है
यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी? इंग्लिश में द क्वेश्चन सेज 5% of A's income is equal to 15% of B's income and 10% of B's income is equal to 20% of C's income. If C's income is 2000 rupees, then what is the total income of all three? तो सबसे पहले हमारे को दिया गया है, यदि मैं ए बी सी की इनकम को ए बी सी ही मान लू, यदि पर्सन ए की इनकम हो गई, ए की आय को मैं ए मान लू, ए, बी की आय को बी मान लू और सी की आय को सी मान लू, तो पहला जो हमारा समीकरण बनेगा वो है ए की आय का 5%, तो ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तो बी की आय का 15%, तो ये हो जाएगा 20, ये 3/20, 1/20 बराबर 3/20, ये 20 कट जाएगा तो a बराबर 3b, ये आ गया हमारा पहला समीकरण। अब आगे प्रश्न ये बोलता है तथा b की आय का 10%, तो b की आय का 10% बराबर c की आय के 20% के बराबर है, तो c की आय का 20%। अब ये क्या होगा, ये 10, ये 5, तो b/10 बराबर c/5, 5 दूनी तो b/2 बराबर c और ये b बराबर 2c, ये आ गया दूसरा समीकरण। अब प्रश्न में c की आय 2000 रुपए दिया हुआ है, तो उससे b की आय हम निकाल सकते हैं। यदि c की आय 2000 रुपए हो तब b की आय b बराबर 2c, तो b बराबर 2 गुणित 2000, तो b बराबर 4000, ये b की आय आ गई। अब इसी b की आय को इस समीकरण में जब हम रखेंगे तो a बराबर 3 गुणित 4000 रुपए, तो a की आय हो जाएगी 12000 रुपए। अब प्रश्न यही समाप्त नहीं होता है, प्रश्न में बोला गया है कि तीनों की आय का योग कितना होगा, तो a की आय 12000 रुपए, b की आय 4000 रुपए और c की आय 2000 रुपए, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 8 और 1, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। अब 92 नंबर का ये क्वेश्चन था, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 18000 रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, ये बोलता है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। The question says at what rate of simple interest will a sum of amount double in 16 years। ठीक है, तो हमारे को साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणित रेट गुणित टाइम बटे 100। अब इसमें बोला जा रहा है कि कितने समय में, नहीं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। इसमें P हमें नहीं दिया गया है, तो हम P को P ही मान लेते हैं। R पूछा गया है, तो R के स्थान पर R रखेंगे और T दिया है 16 वर्षों में। तो इसमें कुल धन पूछा गया है। कुल धन का अर्थ होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ये जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, तो मूलधन है P, तो 2 गुना होने का अर्थ है 2P, ये हो गया कुल धन बराबर मूलधन है P
प्लस ब्याज है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं, यहां से P कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस R जो कि निकालना है और समय दिया है 16 वर्ष बटे 100। यहां से P कट गया, ये बचा 2 बराबर, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 प्लस 16R बटे 100। अब हम 16 से 100 को काटें अगर तो 2 अट्ठे 2 50, 2 चौक 2 25, ये हो जाएगा। ये 1 को हम उठा के इधर ले आते हैं तो 2 माइनस 1 बराबर 4R बटे 25, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 4R बटे 25। अब मैं यहां से इधर सॉल्व करता हूं। इक्वेशन अभी तक के सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ है 4R बटे 25 बराबर 1। अब यहां से हमें R ज्ञात करना है, तो 25 चूंकि बटे में है तो ये गुणा होके इधर चले जाएगा, तो 4R बराबर 25 और R बराबर, चूंकि 4 इधर गुणा में है तो जब उसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 25 बटे 4, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 6.25। तो प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6.25%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 ये बोलता है, इसमें दिया गया है 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5, 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5। तो देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के थोड़ा सा कठिन लग रहा है बट है बहुत इजी। तो चूंकि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं 2 to the power 1.5 और 2 to the power 0.5। अब घातांक और करनी के नियम से पावर्स जो होती हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स, अगर भाग होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। ये घातांक और करनी का नियम होता है, घातांक का नियम। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 to the power 1.5 माइनस 0.5। जब आपके बेस सेम हो, जैसे ये नियम मैं आपको बता दूं, अगर x का पावर a है और x का पावर b है बटे, तो ये हो जाएगा x का पावर a माइनस b, ये सर्ड्स या घातांक का नियम। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 to the power, और इसके बटे में चूंकि हम कुछ नहीं है तो 2 to the power 1 लिख सकते हैं, सॉरी बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power 1 बटे 1। तो अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा 2/1 का अनुपात 2:1। ये है सही उत्तर प्रश्न नंबर 94, जिसका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी 2:1 इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। प्रश्न ये बोलता है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। द क्वेश्चन सेज व्हाट डेसिमल ऑफ अ वीक इज एन आर। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें 1 घंटा 1 सप्ताह का कितना होता है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि पूरे सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कुल घंटे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक। तो ये कितना हो जाएगा, एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन में 168 घंटे होंगे। अब 1 घंटा इसका कितना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/168। ठीक है, इसको जब हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तब हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम भाग देते हैं 1 को 168 से। तो चूंकि 1 बहुत छोटा है तो मैं पहले ही दशमलव लगा देता हूं, तो आ जाएगा 1 0, फिर 1 0 लगा के एक और 0, फिर 1 0 लगा के एक और 0। तो आप देखिए कि इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें
सिर्फ एक ही शून्य दिया गया है दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ एक जीरो है, तो वो दो ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब हम देखते हैं कि 168 से 1000 कितने बार में जाएगा। तो 168 पंचे 8 पंचे 40, 4 कैरी 6 पंचे 30, 34, 3 कैरी 840, ठीक है। तो ये पंचे, तो अब सीधा सीधा इससे इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे हुए दो ऑप्शन में एक ऑप्शन है 0.00595, 0.00595, और दूसरा ऑप्शन है 0.00625। तो सर जब पहली संख्या हमें 5 प्राप्त हो चुकी है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि हमारा सही उत्तर होगा 0.00595, यानी कि प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन ए 0.00595 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 96 की ओर। प्रश्न बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो हम सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बोला गया है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे हर एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। अब हर एक भुजा पर एक वर्ग बनाया गया है, तो ये वर्ग ऐसा दिखेगा। वर्ग भी वह आकृति है जिसकी दोनों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग को मैं अगर लाल पेन से बना दूं तो ये आकृति कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो इस आकृति का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब चूंकि समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक भुजा समान है और 8 सेंटीमीटर की है, तो ये वर्ग भी जो बना हुआ है इसकी भुजाएं भी 8-8 सेंटीमीटर की होंगी। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब चूंकि हमारे पास कुल 3 वर्ग हैं, तो हम एक वर्ग के क्षेत्रफल को 3 से गुणा करेंगे, तो हमें 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों वर्गों का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। बराबर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन तीनों वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब बचता है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a का वर्ग, और a है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3/4 गुणित भुजा का मान 8 है, तो 8 गुणित 8 हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग को, तो ये 4 दूनी हो जाएगा, 8 दूनी 16 √3। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये 16√3 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जब हम सब को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 192 प्लस 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका उत्तर। प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 192 प्लस 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97 बोलता है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। On what principle the simple interest at the rate of 1/4% per annum will be 1 rupee per day if the year is not a leap year। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि साधारण वर्ष यानी कि जो वर्ष लीप ईयर नहीं है उसमें कुल दिनों की संख्या होती है 365, संख्या बराबर 365 दिन। अब चूंकि प्रश्न ये बोल रहा है कि 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, तो 365 दिन और 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कुल ब्याज आपका हो जाएगा 365 रुपए। अब चूंकि ये साधारण ब्याज की दर है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल या मूलधन बोल सकते हैं, मूलधन गुणित समय गुणित ब्याज दर बटे 100। और यहाँ पे हमारे को ब्याज दर कितना दिया हुआ है 6.1/4% या फिर इसको हम 6.25% ही लिख सकते हैं। तो हम साधारण ब्याज की जगह पर 365 रुपए मिला है, मूलधन हमें ज्ञात नहीं है, समय 1 साल और ब्याज की दर 6.25/100। अब इसे हल करने पर 365, ये 100 इधर भाग में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, ये 6.25 अभी गुणा में है तो ये इधर भाग में आएगा और p बराबर, तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 365 गुणित 100 बटे 6.25, और जब हम यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो इसके स्थान पर यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा। अब हम 25 से इसको काटेंगे तो 25 बार में 625, 25 चौक और 25 बार में ये, तो P 365 गुणित 4 गुणित 4 16, तो P बराबर इसको हल करने पर प्राप्त हो जाएगा 365 गुणित 16, 6 पंचे 30, 6 जगह 36, 6 3 18, 21, 5 6 3 0 4 8 5 5840 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ₹5840, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 97 का उत्तर होगा डी, ₹5840, 5840 रुपए। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 98 की ओर। प्रश्न ये बोलता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। A sum of amount doubles itself in 4 years at compound interest. That amount will become 8 times of itself at the same rate of interest in the following time. अब ये प्रश्न बहुत इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई जो तथ्य दिए हुए हैं इस प्रश्न में उनको लिख लेते हैं। समय दिया हुआ है यानी कि टाइम दिया हुआ है, या t से डिनोट कर सकते हैं या n से डिनोट कर सकते हैं। दिया हुआ है 4 वर्ष। अब धनराशि डबल हो रही है, मतलब कुल धन आपका हो जाएगा मूलधन का दुगना, यानी कि अगर मूलधन को हम p मान रहे हैं तो कुल धन हमारा हो जाएगा 2p। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, यानी कि ब्याज की दर हमारे को नहीं दी हुई है, जैसा कि हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में ब्याज की दर नहीं देता है। तो सबसे पहला हम इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण अगर बनाएं तो ये बनेगा
चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें टोटल अमाउंट ज्ञात होता है हमें सीधे फॉर्मूले से, तो कुल धन का फॉर्मूला होता है कुल धन बराबर ब्याज, माफी चाहूंगा, ये होता है मूलधन गुणित 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर बटे 100 होल टू द पावर टी या एन, जिसे समय वो कहा जाता है। अब हमारे को मालूम है कि कुल धन हमारा है 2p, मूलधन है p, 1 प्लस r प्रतिशत नहीं दिया हुआ है तो उसे हम r मानेंगे, और समय हमारे को 4 वर्ष दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो यहां से p से p कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस r बटे 100 होल टू द पावर 4। अब जब हम पावर का पक्षांतर करेंगे तो पावर इधर घातांक के नियम के हिसाब से जब पावर का पक्षांतर होता है तो वो पावर अपना व्युत्क्रम हो जाती है पक्षांतर होने के बाद, तो ये यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100। तो ये आ गया हमारा पहला समीकरण। इसी से हम दूसरा प्रश्न का दूसरा हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न का दूसरा हिस्सा बोलता है वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। तो 8 गुना जब हम लेंगे तो मूलधन हमारा p है, तो कुल धन टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 8p। तो ये 8p बराबर p गुणित 1 प्लस r बटे 100 होल टू द पावर n। यही n हमें ज्ञात करना है, कितने वर्षों में वह राशि अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। तो यहां से p कट गया, तो ये हो गया 8 बराबर 1 प्लस r बटे 100 होल टू द पावर n। अब हम 8 को अगर 2 के घात में लिखें तो ये होता है 2 की घात 3 बराबर 1 प्लस r बटे 100 का मान हमें प्राप्त हुआ है 2 की पावर 1/4, 2 का घात 1/4। तो यहाँ पे हम 2 का घात 1/4 इसके स्थान पर लिख सकते हैं और इसका होल टू द पावर n, 2 का पावर 3 बराबर। अब घातांक का अगला नियम यह बोलता है कि जब इस प्रकार का ब्रैकेट से पूर्ण कोई घात हो तो उन घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 1/4 गुणित n, तो 2 की घात 3 बराबर 2 की घात n/4। अब चूंकि हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, घातों को बराबर में लिख सकते हैं क्योंकि बेस समान है। तो ये हो जाएगा 3 बराबर n/4 और हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा 3 गुणित 4 यानी कि 12 वर्ष। तो ये है आपका सही उत्तर प्रश्न नंबर 98, और 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फॉर बॉल, ऑप्शन बी 12 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99, हम सेट सी देख रहे हैं और इसका प्रश्न नंबर 99, प्रश्न क्रमांक 99 ये बोलता है जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। When the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth consumption increased by 20%, then what will be the effect on gross income of the shop? तो सबसे पहले इसके लिए हमारे को इनकम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी, या कुल आय को हम कैसे दर्शा सकते हैं, कुल आय बराबर मूल्य गुणित मात्रा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अब यदि मूल्य को हम 100 रुपए मान लें और यदि मात्रा को भी 100
100 पीस हो, कपड़े के 100 पीस हो सकते हैं, तो कुल आय हमारी कितनी हो जाएगी? कुल आय बराबर प्राइस 100 रुपए गुणित मात्रा 100 पीस, तो कुल आय हमारी हो जाएगी 10,000। ये कुल आय हो गई, ये पहली स्थिति है। अब जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है, प्रश्न बोलता है कि कपड़े की कीमतों में 25% कमी, माफ कीजिएगा, मूल्य यदि 25% कम हो जाता है तो मूल्य में 25% की कमी होने पर खपत यानी कि मात्रा में 20% की वृद्धि होती है। तो हम सबसे पहले मूल्य, नया मूल्य देखेंगे। तो नया मूल्य में चूंकि 25% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 25% ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, नया मूल्य हो जाएगा 75। नया मूल्य हो गया 75, नया मूल्य। और नई मात्रा कितनी हो जाएगी? चूंकि मात्रा या खपत 20% की वृद्धि हो रही है उसमें, तो पहले हमारी मात्रा थी 100, अब वृद्धि होगी तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो ये 100 कट गया। अब खपत हो गई हमारी 120, पहले 100 पीस थी, अब खपत हो गई 120 पीस। तो कुल नई आय कितनी हो जाएगी? बराबर 75 गुणित 120, तो ये हो जाएगा 750, 150, 900, 9,000 रुपए। ये कुल नई आय हो गई। मैं इसको यहां लिख लेता हूं। पहले कुल आय 10,000 और बाद में कुल आय 9,000। चूंकि इसका ऑप्शंस प्रतिशत में दिया हुआ है, तो हम इसकी गणना भी प्रतिशत में करेंगे। हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो भी परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेंगे। तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है परसेंट चेंज का, परसेंट चेंज या प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला होता है इनिशियल इनकम माइनस फाइनल इनकम बटे इनिशियल इनकम गुणित 100। या प्रतिशत बढ़ोतरी या घटोतरी का फॉर्मूला होता है पहले की आय माइनस बाद की आय बटे पहले की आय गुणित 100। अब जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, मान को रखेंगे, तो पहले की आय हमारी थी 10,000 रुपए, बाद की आय है 9,000 रुपए बटे पहले की आय थी 10,000 रुपए गुणित 100, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1,000 बटे 10,000 गुणित 100, तो ये 3 शून्य कट गया,
और एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये आ जाएगा प्रतिशत बदलाव कितना आया प्रतिशत। अब चूंकि पहले की आय ज्यादा थी, बाद की आय कम है, मतलब घटी है आय, तो 10% की घटोतरी हुई है। प्रतिशत घटोतरी या प्रतिशत में कितना घटा है 10%, तो ये आपका उत्तर होगा 10% डिक्रीज। प्रश्न नंबर 99, ऑप्शन डी 10% डिक्रीज या 10% घटेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 है 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। द क्वेश्चन सेज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 8:21 प्रोपोर्शनल 13:31। तो एक तो तुक्का विधि है इसको हल करने की, कि आप एक एक संख्या जोड़ जोड़ के देख लो। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में 3 दिया हुआ है तो आप 3 जोड़ के देखिए, तो ये हो जाएगा 11, 21 प्लस 3 हो जाएगा 24। तो सबसे पहला ऑप्शन तो क्योंकि ये अनुपात में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए सबसे पहला ऑप्शन हम नहीं ले सकते। इसको भी जोड़ के देख लेते हैं, 13, 3, 16 और 34। तो ये किसी प्रकार से समानुपात नहीं हो पा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है और 3 नहीं जुड़ेगा। 5 जोड़ के अगर देखें तो 8, 5, 13 अनुपात 21, 5, 26 ये आ गया अनुपात में। 13, 5, 18 और 31, 5, 36। तो ये आपका 5, 5 जब जोड़ जाएगा तो ये हो गई तुक्का विधि कि आप सारे ऑप्शंस लगा लगा के आप जोड़ जोड़ के देख लीजिए, जिसमें अनुपात सही बैठ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया जाए तो ये प्रश्न ऐसे हल होगा। माना कि x जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि अनुपात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर 13/31। अब सब में अगर हम x जोड़ दें तो माना कि x जोड़ने पर समानुपाती हो जाती है। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 प्लस एक्स इंटू 31 प्लस एक्स बराबर 21 प्लस एक्स इंटू 13 प्लस एक्स। अब सबसे पहले 8 का गुणा 31 से होगा तो ये हो जाएगा 248। अब ये 8 का गुणा x से तो 8x, इस x का गुणा 31 से तो ये 31x और ये x का गुणा x से तो x स्क्वायर बराबर 21 का गुणा 13 से तो ये हो जाएगा 21, 210, 273। इस 21 का गुणा 21x, इस x का गुणा 13 से तो 13x और इस x का गुणा x से तो x स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहाँ पे दोनों स्थानों पर x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर कट गया। 248, 8x प्लस 31x हो जाएगा 39x बराबर 21x प्लस 13x हो जाएगा 34x। ये अब इसको हल करने के लिए हम x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और नंबर को एक तरफ ले जाते हैं। तो 34x को पक्षांतर करने पर ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 39x माइनस 34x बराबर 273 और ये 248 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके माइनस में। अब ये 39 माइनस 34 5x बराबर 273 माइनस 48 13 8 5 और ये 2 25 और 5x बराबर 25 यानी कि x बराबर 25/5 यानी कि 5। तो तुक्का विधि से भी 5 जोड़ने पर सही उत्तर आया और ये लॉन्ग मेथड से x मानकर सॉल्व करने पर भी हमारा उत्तर x = 5 आएगा। प्रश्न नंबर 100
सेट सी का आखिरी प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फॉर बॉल। उत्तर है 5। धन्यवाद। आगे रीजनिंग की वीडियोस भी कुछ देर में अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो या आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें वो सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, थैंक यू।